हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन कर रहे थे, लेसन नंबर 6 द पंजाब अ ग्लिम्पस, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में ये जाना था कि किस तरह से हमारा पंजाब जो है वो हमेशा ही बहादुर योद्धा पैदा करता रहा है और हमारे जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि पंजाब का दोबारा से पुनर्गठन किस तरह से हुआ, पंजाब दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड किस तरह से किया गया और हमारे पंजाबी लोगों ने मेहनत करके किस तरह से जीवन में अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 51 है, सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पंजाब सफर्ड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इन 1947। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पंजाब के लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख भी सहे थे। द कंट्री वाज पार्टीशनड, देश का बंटवारा कर दिया गया। पार्टीशन का मतलब है बंटवारा होना। देयर वाज टेरिबल ब्लड शेड, हर तरफ बहुत ज़्यादा भयंकर खून खराबा हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड लिव एज रिफ्यूजीज, हज़ारों लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा और शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। रिफ्यूजीज़ होता है शरणार्थी, यानी जो किसी एक जगह पर रहते हों पर युद्ध की वजह से उन्हें दूसरी जगह शरण लेनी पड़े। हाउएवर द ब्रेव पंजाबीज वर्कड हार्ड एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश, फिर भी किसी तरह से बहादुर पंजाबी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन रीबिल्डिंग द स्टेट, पूरे राज्य को दोबारा से बनाने में बहादुर और मेहनती पंजाबी लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। दे मेड पंजाब द ग्रैनरी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कनाल्स एंड द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, पंजाब के लोगों ने पंजाब को भारत का अनाज का भंडार बना दिया और बहुत सारी नदियाँ भी पंजाब में बिछाई गईं, बहुत सारी नहरें बनाई गई। कनाल्स होता है नहरें, और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी लगाया गया। दे ब्रॉट अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, हमारे पंजाब की वजह से पूरे भारत देश में हरी क्रांति आई। स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में आया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ ऐसे अच्छे क्वालिटीज़ के बीजों का इस्तेमाल किया गया। पंजाब और एक दो और स्टेट्स थी, और उन अच्छी क्वालिटी के बीजों की वजह से 1968 में हमारे देश में बहुत ज़्यादा फसलें पैदा हुई थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए इसे एक क्रांति के तौर पर देखा गया और इसका नाम डाला गया ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरी क्रांति। हरी क्रांति यानी फसलों से रिलेटेड जो क्रांति हुई। इट इज़ मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द पंजाबीज डैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री बट अ डेवलपिंग नेशन, ये पंजाबियों की सख्त मेहनत का नतीजा है कि भारत एक गरीब देश अब नहीं रहा बल्कि अब एक विकासशील देश बन रहा है। सर वास नॉट पंजाब फर्दर डिवाइडेड व्हेन द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट, आस्क्ड राजू। राजू ने मिस्टर मैथ्यू जो उसके सर थे, उसने उनसे पूछा कि सर क्या पंजाब दोबारा से डिवाइड नहीं हुआ था जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया? यू आर राइट राजू, इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेजेस। तुमने सही कहा राजू, 1966 में पंजाब की जो स्टेट थी उसको दोबारा से बांटा गया दो लैंग्वेजेस के बेस पर। पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में रह गए और जिनकी लैंग्वेज हिंदी थी वो हरियाणा में शिफ्ट किए गए। सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल, स्पीति, द वैलीज ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी एंड शिमला वर इंटीग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश। पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाके थे, उन्हें हरियाणा में डालने की बजाय हिमाचल प्रदेश में एडजस्ट किया गया। इन सारे इलाकों के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है इकट्ठा करना, शामिल करना। चंडीगढ़ वाज मेड द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो थी वो चंडीगढ़ को बनाया गया। इट वाज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी, ये एक यूनियन टेरिटरी थी। यहाँ पर टेरिटरी के स्पेलिंग थोड़े से मिसप्रिंट दिए हुए हैं। टेरिटरी में आर वर्ड भी आएगा, TORY। तो स्टूडेंट्स, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिस एरिए पर, जिस
जगह पर सीधा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो वो यूनियन टेरिटरी कहलाती है। द रीऑर्गेनाइज्ड पंजाब केम इनटू बीइंग इन नवंबर 1966। पंजाब का पुनर्गठन नवंबर 1966 को किया गया था। नाउ इट हैज़ पाकिस्तान ऑन द वेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द साउथ इट हैज़ हरियाणा एंड राजस्थान। जो अब हमारा पंजाब है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसके हिमाचल प्रदेश है और पंजाब के साउथ में अब हरियाणा और राजस्थान है। सर हेयर इज़ द मॉडल ऑफ अ डैम, आई थिंक इट इज़ द फेमस भाखड़ा डैम, सेड राजू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले पिछले पार्ट में बताया था कि टीचर जो मिस्टर मैथ्यू थे वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर एक पंडाल में गए थे जहाँ पर पंजाब के अलग अलग मॉडल्स भी लगे हुए थे। तो उन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल था भाखड़ा नंगल डैम का। राजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि सर ये एक डैम का मॉडल है जो कि भाखड़ा नंगल डैम मुझे लग रहा है। यू आर राइट राजू, सेड मिस्टर मैथ्यू, दिस डैम इज़ 740 feet high, its length is 518 meters and it is 9 meters broad। तुमने ठीक कहा राजू, ये जो डैम है इसकी जो लंबाई है वो 740 फीट है, इसकी जो कुल मिलाकर लेंथ है वो 518 मीटर है और ये साथ ही साथ 9 मीटर चौड़ा भी है। इट्स रिजर्वर नोन एज गोविंद सागर स्टोर्स अप टू 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। इसका जो रिजर्वर है जहाँ पानी सारा इकट्ठा किया जाता है उसका नाम है गोविंद सागर, जिसमें 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक और चीज़, पिछली लाइन में हमने एक वर्ड किया हाई और लेंथ। असल में हाई वर्ड को हमने लंबाई के साथ साथ तो हम इसे देख ही सकते हैं, पर ज़्यादातर हाई को हम जब नदियों या डैम्स की बात हो तो तब हम गहराई के तौर पर इन्हें देखते हैं। हाई यानी गहराई, लेंथ यानी लंबाई और ब्रॉड यानी चौड़ाई। अब गोविंद सागर वाली लाइन हमने कर ली, उसके बाद अगली लाइन पे आ जाते हैं सीधा। इट इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग 10 मिलियन एकड़्स ऑफ फील्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ये 10 मिलियन एकड़ की ज़मीन जो खेतों में बटी हुई है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर जितना भी पानी जा रहा है वो इस डैम की वजह से जा रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर हाउस एट भाखड़ा एंड नंगल इज सप्लाइड टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। भाखड़ा नंगल डैम जो कि पंजाब में है, इसमें से जो भी बिजली पैदा की जाती है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 5 स्टेट्स में बांटी जाती है। पंडित नेहरू कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम को आधुनिक भारत के मंदिरों का दर्जा दिया था। कहने का मतलब है कि पंडित नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना था इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडिया के लिए। सर आई कैन हेयर द मेलोडियस स्ट्रीम्स ऑफ गुरबानी, देयर मस्ट बी ए गुरुद्वारा नियर बाय, सेड विक्की। तो विक्की ने पूछा कि सर मुझे गुरबानी के सुरीले शब्दों की आवाज़ कहीं से आ रही है, ज़रूर यहाँ आसपास कोई गुरुद्वारा भी होगा। विक्की ने कहा वेल वी आर नियर द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, इट इज़ द होलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिक्स, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा हाँ, यहाँ पास में ही श्री दरबार साहब है जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, हरमंदिर साहिब भी जिसे हम बोलते हैं, और ये सिख धर्म के लोगों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। सर दे से दिस टेम्पल इज़ सराउंडेड बाय वाटर, सेड चिंटू। चिंटू ने कहा कि सर लोग कहते हैं कि ये जो गुरुद्वारा है ये आस-पास चारों तरफ से पानी से घिरा पड़ा है। येस इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ ए स्क्वायर टैंक। हाँ, इसके चारों तरफ एक सरोवर बनाया गया है और ये सरोवर के बीच बनाया गया था। टू रीच द टेम्पल देयर इज ए 60 मीटर लॉन्ग मार्बल पाथ। इस गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए 60 मीटर लंबा मार्बल का रास्ता बनाया गया। दिस पाथ हैज़ मार्बल रेलिंग्स ऑन बोथ साइड्स। मार्बल की दोनों तरफ रेलिंग्स जो हैं, दोनों तरफ से आप कह सकते हो कि
जो जंगले होते हैं, जो आसपास जिसके सहारे हम सपोर्ट करते हैं खुद को, वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं। दिस टेम्पल इज़ डबल स्टोरीड। ये जो गुरुद्वारा है ये 2 मंजिला बना हुआ है। इट हैज़ ए गोल्डन डोम ऑन द टॉप। डोम मतलब जो गुंबद होता है किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के ऊपर, तो सोने का गुंबद इस गुरुद्वारे के ऊपर लगाया गया है। द मार्बल स्लैब्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैव ऑन देम फाइन आर्टिस्टिक एनग्रेविंग्स। जो भी इस गुरुद्वारे को बनाने के लिए मार्बल स्लैब्स का प्रयोग किया गया है, उस पे अलग अलग तरह की चित्रकारी भी की गई है। बहुत अच्छे कलात्मक तरीके से अच्छी कला का प्रदर्शन करते हुए उसमें चित्रकारी इस्तेमाल की गई है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेसन का आज सेकंड पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। होमवर्क में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अवर इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन डैश। हमारे देश को जिस दिन आज़ादी मिली वो आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक ए। द कंट्री वाज डैश। हमारा जो देश था उसका बंटवारा हुआ था। बंटवारे को इंग्लिश में आपने यहाँ पर लिखना है वीडियो के अकॉर्डिंग। नंबर 3 एक क्वेश्चन है, विच स्टेट सफर्ड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दुख सहा। जिस राज्य की बात हुई उस लेसन में आपने उसका नाम देना है। ट्रू और फॉल्स है 4th नंबर पे, देयर वाज टेरिबल ब्लडशेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब देश का बंटवारा हुआ तब बहुत ज़्यादा भयंकर खून खराबा हुआ था। नंबर 5 भी ट्रू एंड फॉल्स है, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब टुक प्लेस इन 1966। 1966 में पंजाब को अलग अलग भाग में बांटा गया। सही या गलत आपने देना है। 6 नंबर पर फिल इन द ब्लैंक। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल थी वो डैश है। किस कैपिटल की यहाँ पर बात हुई है आपने उसका नाम मेंशन करना है। ये वही कैपिटल है जो हमारी यूनियन टेरिटरी भी कहलाती है। हमारे भारत की एक ये यूनियन टेरिटरी भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स हैं, हिंदी या पंजाबी में आपने इनका मतलब बताना है। इंटेग्रेटेड, ब्रेव और पार्टीशन, इनके मतलब आपने लिखने हैं वीडियो को देखकर। 8th नंबर पर हु कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिरों का दर्जा भाखड़ा डैम को किसने दिया था, आपने उनका नाम यहाँ पर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।